अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर किया थे 1 नहीं, हाँ 1 किया था और 5 किया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। 35 ये मैंने खुद ही एक बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड। ये कैफ में थोड़ा सा हल्का सा बस टेस्ट हुआ था, तो मैंने उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें डाल के ना तो ये एक सवाल बनाया। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 पढ़ने करता हूँ। हाँ जी, 2021 की एंट्रीज, 2021 के एसएफपी और 2021 की एसओसीआई पूछी हुई है। एंट्रीज करता हूँ। प्लांट खरीदा, तो ये तो प्लांट है। क्वेश्चन कौन सा? 35। 1 जनवरी 21 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितने का खरीदा? 320। फिर साल के दौरान टोटल खर्चा 85 मिलियन हुआ। जो हुआ डेप्रिसिएशन के अलावा जो इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा हुआ वो 85 है, और बाकी काम भी चूंकि ईयर एंड की बताए मैं, तो बस अब ईयर एंड पे आ गए। जो इस काम को पूरा करने के लिए खर्चा हो रहा है, उसके लिए एक टर्म मैंने इस्तेमाल की थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा, और अकाउंट का नाम कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एक एसेट बताया था। कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो वो दूसरा होता है, रिसीवेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एक एसेट बनेगा, जिसके लिए मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस का वर्ड यूज़ कर लेंगे।
नहीं, वो एसेट गलती से लिख दिया था, एसेट तो वो वाला डेटर वाला होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट बनेगा, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिख दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो वो डेटर वाला होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक एसेट बनेगी जिसके लिए आपको नाम बताया था कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा डेबिट, और खर्चा किया है वो हो जाएगा क्रेडिट। और जो डेप्रिसिएशन इस साल की है, जो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को प्लांट की डेप्रिसिएशन डालनी है, वो भी इसी में ही आके डेबिट होगी। अलग एंट्री कर दें। 320 मिलियन की जिंदगी कितनी? 20 16 101। अलग भी कर सकते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में जो जो खर्चे हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से डेबिट। जो प्लांट इस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जो थ्रू आउट द पीरियड इस्तेमाल होता रहा, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी इसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को चार्ज करनी। पहला पॉइंट, पहले 2 बुलेट पॉइंट बता दिए। तीसरा बुलेट पॉइंट, इनवॉइस रेज की है, यानी एक ऑफिशियली हमने इनवॉइस रेज कर दी, तो ये रिसीवेबल है। और ईयर एंड पे किए हैं, तो ईयर एंड पे ही हमने रेवेन्यू भी बनाना था, तो इतने से ही रेवेन्यू, इतने से रिसीवेबल नहीं। रिसीवेबल तो 120 है। बाकी देखते हैं अब कि रेवेन्यू इतना ही है या इससे डिफरेंट है। रेवेन्यू इससे ज़्यादा बनाना हुआ तो इससे तो काफ़ी नहीं हो रहा होगा, हमें और रेवेन्यू अगर बनाना पड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो जाएगा। और अगर थोड़ा रेवेन्यू बनाना पड़ा, रिसीवेबल ज़्यादा बना लिया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये तो डेबिट होगा। रेवेन्यू निकाल के देखते हैं। रेवेन्यू निकालने के लिए आपको प्रोग्रेस परसेंटेज खुद ही बता दी, तो अब ये 22% लग जाएगी किस पे? 700 पे। रेवेन्यू हमें बना लेना चाहिए, पहले पैराग्राफ में प्राइस बताई हुई है, इस पे 22% लग जाएगा, 154। तो रेवेन्यू 154, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा, पूरा डेबिट थोड़ा पड़ गया। $154, तो डेबिट थोड़ा पड़ गया, रेवेन्यू और बनाना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट नाम का एसेट आ जाएगा 34। और अगर रेवेन्यू 120 से कम बनता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाती। और कल जो सीखा है, जिस पैटर्न से रेवेन्यू बन रहा होगा उसी पैटर्न से कॉस्ट ऑफ सेल। 22% किस पे लगाया है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। तो फिर यही 22% हमें कॉस्ट पे भी लगाना चाहिए। किस कॉस्ट पे? टोटल पे। जितनी अब तक हुई है उस पे नहीं, टोटल। ये भी तो टोटल एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली है ना। तो जब इस टोटल पे 22% लगा है, तो जिस पैटर्न से जिस तरह रेवेन्यू बनता है उसी पैटर्न से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी जाके एक्सपेंस बनेगी। इसके लिए एक आईएएस में वर्ड यूज हुआ है कि वो अमोर्टाइज होगी, तो वो कोई इंटेंजिबल एसेट वाला अमोर्टाइज नहीं है। बस बताने का मकसद ये था कि जो हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के नाम का एसेट बना लिया, इन्वेंट्री टाइप चीज है, ये किस किस पैटर्न से एक्सपेंस बन रही होगी, इसके लिए वर्ड अमोर्टाइज का यूज किया हुआ है इसमें। हाँ नहीं, हाँ सर्विसेज हैं, लेकिन हम उस सर्विसेज की जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना खर्चा हुआ, इस सब को भी हम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं कहने लगे। कॉस्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। अरे हमें कुछ तो कॉस्ट पड़ रही होगी ना, हम बिल्डिंग बना के दे रहे हैं तो कुछ तो हमें कॉस्ट पड़ रही है ना, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीज हो गई।
या तो हम सिर्फ सर्विस रेंडर करते और बस ज़बानी कोई खर्चा ना होता तो फिर तो ठीक है, रेवेन्यू है। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हुआ है इतना सारा, ये 85 मिलियन का खर्चा हमने पे किया है। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं उस पर जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हुई ना। तो जितना खर्चा किया यही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी? नहीं, जैसे रेवेन्यू फॉर द ईयर टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस का 22% है, वैसे ही इस साल कॉस्ट ऑफ सेल भी कितनी जानी चाहिए? जो टोटल हमारी कॉस्ट का 22% होगा। अच्छा, अब टोटल कैसे निकालें? जितना अब तक हो चुका प्लस जितना आइंदा मजीद होगा। अच्छा, आइंदा मजीद कितना होगा? एक तो जो एडिशनल खर्चा होगा 310, एडिशनल टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, एक तो ये है। और 310 और डेप्रिसिएशन के अलावा चूंकि है तो फिर डेप्रिसिएशन भी मजीद होनी है। कितने साल और होनी है? 2 साल। तो 1 साल की अगर 16 है तो 2 साल की हो गई 32। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो हमारी इस पे इनकर होनी है। तो अगर रेवेन्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 22% है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी इसका 22% होगा। जिस पैटर्न से रेवेन्यू बनना है उसी पैटर्न से ये इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल बननी है। इस पे लगा देंगे 22%, 97.46। ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कर दें, कॉस्ट ऑफ सर्विस कर दें, और क्रेडिट क्या करूं? यही जो इन्वेंट्री बनाई हुई है, ये एक इन्वेंट्री है ना, वर्क इन प्रोसेस। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, तो इसी तरह से ये वर्क इन प्रोसेस टाइप चीज है। जो काम हमने करके देना है उसका ये इन प्रोसेस है, तो ये इन्वेंट्री नस्ल की चीज है। तो इसमें से हम कॉस्ट बना रहे हैं, इसको क्रेडिट कर देंगे। $97.46। ये 2021 की एंट्रीज है। चांसेस कम है वैसे कि इससे ज़्यादा होती, लेकिन अगर ज़्यादा होती तो फिर हमारे लिए वो एक जितना यहाँ पर आ रहा है उससे ज़्यादा तो क्रेडिट नहीं कर सकते। फिर जो एक्स्ट्रा क्रेडिट आता फिर हमारी वो एक लायबिलिटी होती। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है जब कस्टमर को पैसे वापस करने होते हैं। तो ये पेबल, जस्ट पेबल, एक्रूअल्स, ये हो गई एंट्रीज। और इसी डाटा से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI और एक्सट्रैक्ट्स SOFP। रेवेन्यू आ जाएगा 154 और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 97.46। SOFP में नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट एसेट में क्यों? ये तो अभी
ये इन्वेंट्री हमारी अब पूरी होगी जाके 3 साल बाद। कितना, जितना इसका बैलेंस बचा रह गया, 101 में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल को ट्रांसफर कर दिया इतना 3.54। ये करंट एसेट्स में भी शो हो सकता है, नॉन करंट में भी हो सकता है, करंट एसेट्स में भी हो सकता है। जी जी जी, करंट एसेट्स में इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है अगले साल के अंदर अंदर ये सारा का सारा ही मैं रिकॉग्नाइज कर चुके हूँ। ये तो अभी इससे 101 से कम आ गया, क्या पता 101 ही आ गया होता, तो इसलिए फिर हो सकता है अगले साल ये बचे ही ना, तो इसलिए करंट में भी कर सकते हैं। जी क्या पूछा आपने? हाँ नहीं, तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ी डेबिट किया है, हमने तो ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया, इसमें से इतना निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल बनाया, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कोई नहीं डेबिट किया। तो ऑटोमेटिक और एक आ जाएगा प्लांट, 320 में से 16 डेप्रिशिएट हो गया, 304। करंट एसेट्स में एक आ जाएगा रिसीवेबल और एक आ जाएगा वो ना कह सका रिसीवेबल 34। इसी सवाल में अगर 22% ना बताया होता तो वो 85 को डिवाइड ओहो, मेरा सवाल चल रहा है, अगर 22% ना बताया होता और प्रोग्रेस खुद निकालनी होती और ये कहा होता कि क्यों डिवाइड बाय 3, नहीं 3 से तब डिवाइड करते अगर बिल्कुल एक जैसी सर्विसेज दे रहे होते, मेंटेनेंस सर्विसेज, फिर 3 पे डिवाइड करते। इसमें सवाल में डेटा मैंने आपको पॉसिबल मेथड जो कल बताए थे, इनपुट आउटपुट मेथड, उनमें यूनिट्स वाला मेथड भी हो सकता है, आवर्स वाला मेथड हो सकता है, कॉस्ट वाला मेथड हो सकता है, ये मुख्तलिफ मेथड्स के नाम पढ़े थे कल, पेज नंबर 5 एंड पे काफ़ी कुछ। तो इस सवाल में डेटा किसका अवेलेबल है? कॉस्ट का। तो अगर 22% ना बताया होता, खुद कैलकुलेट करना होता, तो कैसे करते, कैसे बताएं? टोटल बॉडी कॉस्ट तो 700 थी और उसके ऊपर नहीं 443 है, जितनी अब तक हुई डिवाइडेड बाय जितनी टोटल होनी, 22.79% बनता। नहीं समझ आई? कल मैंने फार्मूला बताया था प्रोग्रेस निकालने का, बोर्ड पे लिखा था,
मैंने कल बोर्ड पे फार्मूला लिखा था, मैंने लिखा था फार्मूला, कहाँ है? नोट ही नहीं किया, मैंने फार्मूला लिखा था, प्रोग्रेस निकालने का फार्मूला बताया था मैंने, ये इधर करके लिखा था इधर, तो उसके अंदर भी आ रहा होगा। एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो प्राइस मैंने कब लिखा था? टोटल कॉन्ट्रैक्ट टोटल डब्बा था बस। आप जिस भी मेथड को यूज करना है, अगर यूनिट्स वाला मेथड यूज करना है तो ऊपर भी यूनिट्स नीचे भी यूनिट्स, अगर यूज करनी है कॉस्ट तो ऊपर भी कॉस्ट नीचे भी टोटल कॉस्ट। तो इस सवाल के अंदर अगर आर्स यूज करने हैं तो ऊपर भी आर्स नीचे भी आर्स, जो भी मेथड यूज करना है। तो इसमें अगर कॉस्ट मेथड यूज करना होता तो 101 डिवाइडेड बाय 443, ये प्रोग्रेस निकलती, और जब वही प्रोग्रेस इस पे लगती तो 101 ही आना था, कॉस्ट ऑफ सेल तो 101 ही आनी थी, रेवेन्यू फिर वो 22% लगता समथिंग, तो वो राउंडिंग ऑफ का ही डिफरेंस होता। प्रोग्रेस कॉस्ट से भी निकल सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी आप अभी कर दें, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी आप अभी कर दें। और पुरानी चीज़ हो गई, याद दिला दूं, बोनस शायद मिले ना मिले, तो हाँ, तो किस सूरत में शामिल करना है? बोनस मिलने के चांसेस 50% से ज़्यादा है तो शामिल करना है, नहीं चांसेस तो नहीं करना। और एक साल में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगले साल में थोड़ी चेंज हो सकती है बोनस की वजह से, पहले लगता था नहीं होगा, अगले साल लगता था होगा, तो हमने दूसरे साल परसेंटेज कंप्लीशन कैसे लगानी है? एस्टिमेटेड नए वाले पे। क्वेश्चन 3 पार्ट बी कर दें।
अच्छा, मैंने ना उसका एक जो टैक्स का इफेक्ट ऑफ रेट चेंज जो भी आखिरी बात हो रही थी ना कि क्लोजिंग पे लगेगा, ये सर वो समझ नहीं आई वो तो मैंने ना उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्लोजिंग वाला बना के वो आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और ऑनलाइन में भी कोर्स में रख देता हूँ आपके। क्यूमुलेटिव होगा। कल जब मैंने वो प्रोग्रेस लगाई थी तो पहले साल में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कुछ और बोली थी, अगले साल उसको 520 कर दिया था, फिर 560 कर दिया था, तो हम क्यूमुलेटिव भी लगा रहे थे ना। हाँ जी, इतनी देर का तो था ही नहीं। बिल्डिंग बना के देनी है टोटल 50 मिलियन की, जिसमें 10 बोनस या तो ऐड होगा या नहीं होगा, और इस पे काम पूरा हुआ जाके 2020 में, 28 फरवरी 2020,
खर्चा टोटल कितना लगा 42, जिसमें से 26-19 तक लग चुका था। पहले पार्ट टू करते हैं। उसने कहा जी कि अगर एट अ पॉइंट इन टाइम है तो फिर तो जब कंप्लीट होगा तो ही सेल्स बनेंगी, तो ही कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी, और चूंकि बोनस अल्टीमेटली नहीं मिला तो सेल्स में 50 और कॉस्ट ऑफ सेल में 42। ये पॉइंट 2 का आंसर है। पॉइंट 2। पॉइंट 1, जब 2019 में खड़े थे उस वक्त लगता था कि बोनस मिल जाएगा, क्योंकि 30 जून 19 पे KCL एक्सपेक्टेड कि वो कंप्लीट जल्दी हो जाएगी और बोनस मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लेट हो गई। तो विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, इससे पता चल रहा है कि बोनस मिल जाएगा। तो जब 2019 की कैलकुलेशन करेंगे और प्रोग्रेस परसेंटेज किस एतबार से निकालनी है, कॉस्ट के एतबार से, तो ईयर 1 तक 2019 तक कितना खर्चा हुआ था 26, और आगे लगता था कि 40 मजीद होगा या टोटल 40 होगा, 40 होगा। तो इसको से डिवाइड करें तो प्रोग्रेस बनता है 65%, और उस वक्त तक हमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 लगती थी, तो इस पे 65% लगेगा 39, इतना रेवेन्यू बनेगा, और इस पे 65 लगेगा तो 26 ही आएगा। तो इतनी कॉस्ट ऑफ सेल और इतनी सेल 2019 में। और 2020 आखिरी साल, उसमें सेल 50 माइनस जितनी पहले हो चुकी, कॉस्ट ऑफ सेल 42 माइनस जितनी पहले हो चुकी, ये 2020। ओके अच्छा जी, फास्ट पेपर के सवाल हमने कर लिए सारे ही, नहीं एक रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिर आपका ही है, जब कभी दिल किया करने का तो है, बाकी कुछ 2-4 ही रह गए, बाकी तो सारे ही कर लिए। अच्छा जी, है नहीं अभी चल रही है बात। नोट्स में मैंने आपको ये लास्ट से अगर आए तो प्रेजेंटेशन भी करा दी, ये कॉस्ट भी हो गई, प्रोग्रेस भी हो गया। चलें जी, मॉडिफिकेशन पे आते हैं। मॉडिफिकेशन सिलेबस में डाला हुआ इन्होंने, एक एग्जांपल डाली हुई है बस, तो सिर्फ जितना उस असल में इसके हैं 2-3 एग्जांपल्स हैं ओरिजिनल IAS में, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ एग्जांपल 5 डाली है, तो बस उतना ही बता रहा हूँ फिर जितना आपके उस एग्जांपल 5 का पोर्शन बनता है। मॉडिफिकेशन, अभी ये जो क्वेश्चन 3 पार्ट बी किया, इसमें पहले साल क्या अंदाजा था कि टोटल कितना खर्चा लगेगा 40, अगले साल ये अंदाजा 42 पे चला गया। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये तो एस्टीमेट चेंज है। मॉडिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट में चेंज, और कॉन्ट्रैक्ट में चेंज तभी होगी जब बदमाशी नहीं है, दोनों की रजामंदी से है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है वो मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन में आपके कैफ लेवल पे जितना पोर्शन है उसमें 2 बातें। एक बात कि कस्टमर, अच्छा बल्कि आपके सिलेबस से वैसे पहले बात करता हूं, मॉडिफिकेशन में ये भी हो सकता है कि कस्टमर और चीजें मांग रहा हो। अच्छा, जो और चीजें हैं ये भी 2 तरह की हैं, उसी प्रोडक्ट सर्विस के मजीद यूनिट्स मांग रहा हो या कोई नया प्रोडक्ट मांग रहा हो, दोनों बातें हो सकती हैं।
उसी प्रोडक्ट सर्विस के और यूनिट, पहले कहा होगा 500 यूपीएस चाहिए, अब कह रहे नहीं 600 कर दें, तो उसी के और यूनिट्स मांग रहा है। या हो सकता है पहले यूपीएस मांगे हों, अब काम पसंद आया तो कहा जी कंप्यूटर भी दे दें अभी। तो या तो नया प्रोडक्ट मांग रहा होगा या उसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स मांग रहा होगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है, या फिर पुराने वाले में से कमी कर रहा होगा। तो वो कमी वाला आपके स्कोप में नहीं है, आपके स्कोप में है जिसमें और ज्यादा मांग रहा है। अगर और ज्यादा मांग रहा है तो इसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो वो पैसे उस और के दे रहा है क्या वो फेयर पैसे हैं या नहीं। दोबारा सुने, कस्टमर और सप्लायर दोनों में चेंज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, और चेंज इस तरह से होती है, कमी वाली आपके स्कोप में नहीं है, बढ़ा हुई होगा, इस तरह से हो जाती है कि और मांग रहा होगा कस्टमर, या तो उसी प्रोडक्ट के मजीद यूनिट्स या कोई नया प्रोडक्ट। तो जो नई चीज मांग रहा है या और यूनिट्स मांग रहा है उसके पे पैसे भी तो और दे रहा होगा ना। तो जो पैसे उसके दे रहा है वो मजीद, अगर तो वो फेयर हैं, फेयर से मुराद जितनी उस वक्त के हिसाब से अगर वो ट्रांजैक्शन करता, जो उनके स्टैंड अलोन पैसे देता उतने दे रहा है, तो फिर ये जो मजीद चेंज कर रहा है ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज है अगर वो एडिशन है, एडिशन और उर्दू वाला, इस एडिशन के जो पैसे दे रहा है कस्टमर वो फेयर हैं जो बनते हैं। ये नहीं मैं कह रहा जितने पहले थे उतने ही, अब हालात मार्केट के बदल गए होंगे, प्राइसेस चेंज हो गई होंगी, जो अब मॉडिफिकेशन के टाइम फेयर बनते हैं। अगर वो उतने एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी जैसे पहले वाला काम एक अलग कॉन्ट्रैक्ट था, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, और ये जो एडिशनल काम है ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको मॉडिफिकेशन का केस 1 बता दिया, पेज नंबर 2 पे मॉडिफिकेशन का केस 1 बता दिया। वो है, यानी वो हो चुका था। मतलब पहले हम जो कर रहे थे उसमें वेरिएबल कंसिडरेशन की वजह से प्राइस चेंज हो रही थी, और मॉडिफिकेशन पे एब्नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी आपस में तय कर रहे थे प्राइस। जी, पहले जो था उसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स वही थी, हमारे अंदाजे चेंज हो रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था बोनस मिलेगा, बस हमारा अंदाजा था कि पहले लगता था बोनस मिलेगा, बाद में लगता था नहीं मिलेगा। पहले हमारा अंदाजा था कि टोटल काम इतने खर्चे में कर लेंगे, अब अंदाजा बदल रहा है। मॉडिफिकेशन में दोनों पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज कर रही हैं। An entity shall account for a contract modification as a separate contract if both of the following conditions are present. A. The scope of contract increases, यानी कुछ और हो रहा है, चाहे वो मजीद प्रोडक्ट्स हों चाहे उसी के मजीद यूनिट्स हों, because the increases because of the addition of promised good or services that are distinct. ये एडिशन दोनों तरह से हो सकती है, नया प्रोडक्ट भी हो सकता है और उसी प्रोडक्ट के मजीद यूनिट्स भी हो सकते हैं। एंड द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस, अब जब वो और यूनिट्स मांगेगा और गुड्स मांगेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। बाय एन अमाउंट, इतनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट से, दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड और सर्विस, जो स्टैंड अलोन प्राइस बनती है। और अगर वो पहले भी सब लोगों को 20-20% डिस्काउंट दिया करता है, इसको भी 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% एडजस्ट हो जाएगा ना। तो ये वो आगे कह रहे हैं, एंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स टू दैट प्राइस
टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे अंग्रेजी का मैंने कंक्लूजन बताया था कि जायज जायज जो बनते हैं वो ले रहा है पैसे। ऑफ कंसिडरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। जो स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, देखें अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में 2 4 5 प्रोडक्ट्स ले रहा होगा तो उसको कोई पैकेज डिस्काउंट पे तो दिया जा सकता है ना। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस में वो डिस्काउंट भी हो सकता है, तो वो डिस्काउंट वगैरह सब डाल के आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेयर है या नहीं, ये सवाल वाला बताएगा। है करना तो है। केस 1, अच्छा केस 2 पढ़ाता हूँ, उससे पहले आप आइए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में, एग्जांपल 5 पे। हैं जी, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 5। इसमें आपने एग्जांपल 5 का पहला पैराग्राफ पढ़ना है और मैं आपको समरी बता देता हूँ, उसके बाद पढ़िएगा, और केस ए पढ़ना है। ये दो चीज़ें पढ़नी है। अभी केस बी नहीं बताया, ये जो इस एग्जांपल का केस बी है ये वो मॉडिफिकेशन का केस 2 है जो नहीं बताया अभी। एक कस्टमर को हमने ना वादा किया था कि हम 120 यूनिट्स बेचेंगे और उसके लिए इसको रेट बताया था 100 रुपए का, ये उससे वादा किया था। इसमें से 60 यूनिट्स हम उसको बेच चुके, बाकी 60 अभी पेंडिंग है। कस्टमर ने कहा कि मुझे ना इसी के 30 यूनिट्स और चाहिए, उसने अब एडिशनल 30 यूनिट्स मांगे हैं और उनकी जो प्राइस तय हुई है वो तय हुई है 95, और ये 95 फेयर है। अब बताएं इसकी अकाउंटिंग रिकग्निशन कैसे होगी। जो नीला वाला काम है वो नीला नीला अलग चलता रहेगा और जो काला वाला काम है ये काला काला अलग चलता रहेगा। ये मैंने एग्जाम्पल 5 का पहला पैराग्राफ और केस ए बता दिया। ये अमाउंट क्या बनी, ये एग्जाम्पल 5 का पहला पैराग्राफ और केस ए ये बताया।
सर जी अगर की एंट्रीज करेंगे अलग अलग से इस तरह होगी 6,000 से रिसीवेबल डेबिट और सेल्स करेंगे और दूसरे वाले के लेता 25 से ये पक्का नहीं है सर मतलब वेरिएबल कंसीडरेशन में जब हमारे पास टूल पे इनवॉइस आती है हम्म, उस पे हम फिजिकल लेवल सेल्स कट करके कंप्यूटर पे सिग्निफिकेंट कम हो तो कॉन्ट्रैक्टर से जी ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्टर जी पे तो उस पे क्योंकि प्राइसेस चेंज होती है हम लेकिन इसमें तो ऐसा कोई सीजीडी इस पे तो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें इनवॉइस वाला सीन नहीं होगा कि अगर कम ज़्यादा हो रिसीवेबल ज़्यादा हो गया सेल्स कम तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, अब ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग चलेगी। इनवॉइस आएगा तो मतलब वो अपनी अकाउंटिंग जो पहले है वो ऐसी ही होगी, चीज़ें दे देंगे, इनवॉइस का डेट नहीं आई होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना लेंगे, वो अपनी बातें पुरानी चलतेंगी। अब यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि इसके लिए अलग अकाउंटिंग फॉलो होगी, इसके लिए अलग फॉलो होगी। मॉडिफिकेशन केस 2, केस 2 ये है कि जो ऊपर लिखा हुआ है अगर वो नहीं है, यानी अगर केस 1 नहीं है, अब वो केस 1 क्यों नहीं है, या तो उन चीज़ों के पैसे फेयर नहीं है या एज सच कोई इंक्रीज नहीं हो रही। अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 है। उस सूरत में ये करना है कि जो हो गया सो हो गया, अब जो रह गया हम उसको समझेंगे अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। दोबारा, जो पहले हो गया सो हो गया, ये मैं बता रहा हूं मॉडिफिकेशन का केस 2। अगर ये जो नए 30 यूनिट्स हैं इनकी प्राइस ये फेयर ना होती तो फिर ये केस 2 है। उसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी कि जो पहले हो गया सो हो गया, अब जो बाकी रहता है प्लस जो नया शामिल हो गया, इसको अब एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, खत्म हो गया, इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे जिसमें ये दोनों मिल जाएंगे। अब अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते तो ये प्रोडक्ट्स की ये प्राइस, ये प्रोडक्ट की ये प्राइस, और अगर ये एक ही प्रोडक्ट है तो इनकी प्राइस को एवरेज कर देंगे। दोबारा है नहीं, प्रोडक्ट अलग अलग है तो क्या मतलब, मैं अभी इसका ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 5 का केस बी बताता ना, वैल्यूज लेके, तो फिर वैल्यूज सामने आ जाएंगे। केस बी में ये हुआ कि पेंडिंग थे 600 यूनिट्स जो कि 100 वाले वादे किए हुए थे, और अब एडिशनल ये हुआ कि उसने 30 और मांगे हैं, लेकिन प्राइस वो देगा हमें 80 60। अब हमें जो 30 और वो मांग रहा है उसके वो 80 रुपए देने को तैयार है, जो नहीं है फेयर। तो हम ये समझेंगे कि 6000 2400 हम अब ये समझेंगे कि हम चूंकि एक ही प्रोडक्ट के ये 30 यूनिट्स और हैं, तो अब पुराना वाला काम खत्म, वो 120 यूनिट 100 के थे वो किस्सा खत्म हो गया। ये अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, हम कहेंगे पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने 8400 रुपए के 90 यूनिट्स देने हैं। तो एक यूनिट कितने का हुआ, 93.33। तो अब जैसे जैसे यूनिट्स देते जाएंगे इनटू 93.33 सेल्स बनती जाएगी, यानी 100 भी खत्म और 80 भी खत्म। अब हमने 93 प्राइस बना ली,
तो अब जैसे जैसे यूनिट्स देते जाएंगे वैसे वैसे इंटू 93 हमारा रेवेन्यू बनता जाएगा। कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि 80% जो है वो फेयर नहीं है? बताएगा सवाल वाला, सवाल वाला बताएगा। दोनों में फ़र्क दोबारा देखिए। पहले केस में है मॉडिफिकेशन के कि अगर कस्टमर जो एडिशनल चीज़ मांग रहा है उसके जो पैसे दे रहा है वो फेयर है, तो जो नीला कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अकाउंटिंग चलती रहेगी, जो काला कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अकाउंटिंग चलेगी। केस 2, अगर जो नया प्रोडक्ट मांग रहा है या एडिशनल यूनिट्स मांग रहा है उसकी प्राइस फेयर नहीं है, तो फिर पुराना जो काम हो गया था वो खत्म, अब जो रह गया था प्लस नया ये मिला के एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और इसकी अकाउंटिंग जैसे पहले सीखी है वैसे होगी। जैसे अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, लेकिन अगर ये एक ही प्रोडक्ट के और यूनिट्स हैं तो अब उनने उनकी प्राइस ही अपडेट कर दी क्योंकि प्रोडक्ट जो एक है। ये केस बी है, और केस बी में एक लाइन और लिखी हुई है कि पुराने वालों में से ना कुछ खराब थे, तो उसके लिए उसने कहा हमें आप पैसे दें और हमें आप उसकी कंपनसेशन दें, तो हम उसको पुरानी जो रिकॉर्ड हो चुकी सेल्स थी वो कम करके उसको पैसे दे देंगे। वो एक अलहदा मसला है। ये वो वैसे ही हमसे पुरानी बेची हुई चीज़ों के कंपनसेशन मांग रहा है, ये अकाउंटिंग ऐसे होगी। क्या नहीं, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते तो फिर सबकी एवरेज प्राइस एक थोड़ी निकालते, फिर अलग अलग लेते। क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट था, उसी के 30 यूनिट थे, इसलिए हमने मिला के एवरेज प्राइस कर दी। तभी तो एवरेज है ना। अगर एक ही प्रोडक्ट के 90 यूनिट्स हैं जिनमें से कुछ का 100 बोला हुआ था, कुछ का 80 बोला है, तो उसी प्रोडक्ट के 90 यूनिट्स हैं जिसके टोटल हमने उससे इतने मांगे। अब तो सारे इकट्ठे तो नहीं देंगे ना, कब 10 दे रहे होंगे, 15 भेज रहे होंगे, 25 भेज रहे होंगे, तो वो हर एक में से जब जितने जितने भेज रहे होंगे उसकी सेल तो रिकॉर्ड करनी है। तो चूंकि वो एक ही प्रोडक्ट के 90 यूनिट्स हैं तो हमने उनकी पर यूनिट प्राइस एक कर ली। अगर प्रोडक्ट अलग होते ना तो फिर अलग अलग ही रहता। नहीं समझ? अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का केस 2 है, वो केस 2 ये है कि जो नई चीजें हैं वो फेयर प्राइस पे नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका वो पुराना वाला वहीं क्लोज हो जाएगा, जो बाकी रहता था प्लस एडिशन, इस सब को मिला के एक नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाएगा और नए सिरे से जिंदगी का सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे तो वो 100 पे और ये 80 पे वो अपने अपने रहेंगे, चूंकि ये एक ही जैसे थे इसलिए वो 93 बन गए। ये इस वो पुराने बेचे हुए का मसला था, उनके लिए हम उनको कंपनसेशन पे कर रहे हैं, वो उसके पैसे काट रहा है। मतलब एडिशन 60 ये पेंडिंग वाले नहीं जो पहले ऊपर आए हुए थे 120 के साथ 60, ये वाले एडिशन 60 के बाद 60। नहीं ये एडिशनल नहीं है, ये पेंडिंग है। इसमें डिफेक्ट क्या है? जो पुराने 60 दे चुका था उनमें डिफेक्ट है, तो मतलब यही ना, इनमें डिफेक्ट था, वो पैसे देने हैं, वो एक अलग मसला है। ये जो बाकी 60 रहते थे और जो नए देने हैं ये उनकी अकाउंटिंग है। नहीं होगी और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट है और 80 के ऊपर अगर हम बेच रहे हैं फेयर वैल्यू तो ठीक नहीं, तो रेवेन्यू जो आईएफआरएस 15 ये नहीं कहता कि ये तो गलत है, तो फिर 80 पे और 100 पे अलग अलग रिकॉर्ड कर नहीं, फिर उसकी वो स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर वो रहेगी ना। अगर ये एक ही प्रोडक्ट है तो प्राइस एवरेज हो गई। अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और उनकी प्राइस फेयर नहीं है तो मैंने कहा कि जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को चलाते हैं वैसे चलाएंगे। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों तो उनकी एलोकेशन करते हैं ना स्टैंड अलोन प्राइस पे, तो फिर 8400 की उनकी स्टैंड अलोन प्राइस पे एलोकेशन होगी। यानी अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी नए सिरे से वही सारी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी जो आज तक सीखी है। वो जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी अमाउंट और जो पुराने की है, अब 8400 रुपये ट्रांजेक्शन प्राइस आ गई, इसको दोनों प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना है उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे जैसे पहले करते हैं। फिर वो काम, यानी अब ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे थे अब वो शुरू हो जाएगा कि इन दोनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे
अच्छा वो बीच में एक जुमला मैंने बोल दिया था, हाँ ठीक है, मैंने वो गलत बोल दिया था कि ये 100 पे चलेगा, वो 80 पे चलेगा, नहीं सॉरी, ये तो फेयर ही नहीं है, ये तो फेयर ही नहीं है। होगा ये कि अब ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस और हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस 8400 है, तो फिर एलोकेशन वाला काम, यानी जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल बन गई, ये अब एक नए सिरे से एक रेवेन्यू का सवाल शुरू हो गया जो शुरू से अब तक सीखा है। कंक्लूडिंग बात दोबारा, सर आगे समझ कसम से नहीं समझ आई सर, लेकिन दोबारा लेक्चर देखिए। कंक्लूडिंग बात दोबारा, कंक्लूडिंग बात, कंक्लूडिंग बात दोबारा, ये एग्जाम्पल ही है सामने, ये फेयर नहीं है, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो ये सेम प्रोडक्ट है, तो अब सेम प्रोडक्ट के 90 यूनिट्स हैं 8400 के, तो एक इतने का, ये एक बात होगी। दूसरी बात, अगर ये सेम प्रोडक्ट्स नहीं है तो प्रोडक्ट ए के 60 यूनिट्स इतने के, प्रोडक्ट बी के 30 यूनिट्स इतने के, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 8400। अब इस 8400 ट्रांजैक्शन प्राइस को प्रोडक्ट ए और बी में एलोकेट करेंगे जैसे पहले करते थे, ठीक है। ये दो ही बातें हैं, या तो ये एक ही प्रोडक्ट के और यूनिट्स होंगे तो फिर ये हल है, या फिर ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर एलोकेशन होगी। लेकिन इन सब में कॉमन बात यह है कि अब ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बन गया और जो आज तक रेवेन्यू में कर रहे थे अब वो इसके साथ सलूक शुरू हो जाएगा। नहीं कोई नहीं, ये एग्जाम्पल ही है। मॉडिफिकेशन ख़त्म, और पेज 1 के एंड पे और 2 के शुरू में जो थोड़ी सी बातें की हुई थी वो बस ये बातें की हुई थी कि अगर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही और कुछ पैसे वैसे कस्टमर ने दे दिए मैं तो बस बात ख़त्म, वो पैसे रख लो, ऐश करो, रेवेन्यू बना लो। पेज 1 के एंड पे और पेज 2 के स्टार्ट पे ये कुछ चीज़ें छोड़ी थी मैंने कि आप पहले रेवेन्यू पढ़ने में तजुर्बेकार हो जाएं, ये फिर आप पढ़ सकेंगे। पेज 1 के एंड पे पॉइंट 2 और पेज 3 के स्टार्ट पे पॉइंट 3, इसमें ये बातें की हुई हैं कि पॉइंट 2 में तो ये कहा हुआ है पेज 1 के एंड पे कि अगर दोनों ने एक दूसरे से बस रेट शेट ही पूछा है और कोई भी कल को मुकर गया तो दूसरा बुरा नहीं मनाएगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, होली अंडर परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। और पेज 2 के ऊपर टॉप पे 3 पे ये लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर कल को मुकर जाता है और वो पैसे जो आपने रख लिए हैं और वापस भी नहीं करने एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे स्टूडेंट आया उसने फीस जमा कराई कि मैं मॉक देने आऊँगा और वो नहीं आया तो बस वो पैसे आपके हुए, उसको मान लें सेल्स। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ, और उसके नीचे जो डब्बा बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो नाम से लग रहा है वही मतलब है कि अगर मिलते जुलते एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक ही बंदे से तो उनको मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये IFRS 15 हो गया ख़त्म प्रैक्टिस समेत। और ये आपने जो चीज़ें याद करनी हैं, जो प्रैक्टिस है, ये अभी ही करेंगे तो होगा, फरवरी के एंड पे कहीं रिवाइज़ करेंगे तो भूल जाएंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो उल्टी तरतीब से इसको अभी रिवाइज करिएगा, ठीक है जी। IFRS 15 ख़त्म, अल्लाह हाफ़िज़।